आज हम करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स रिलेशन एंड फंक्शन के, जो एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूं। तो प्लीज आप इस क्लास को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और मुझे लगता है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस भी डाउट रह गए वो प्रीवियस क्लासेस में, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आज क्वेश्चंस को और डिटेल में देखते हैं, और मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट एफ मैप 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी मैप 1 2 5 2 1 3। मतलब एक फंक्शन एफ है जो 1 3 4 से 1 2 5 पे मैप कर रहा है, और दूसरा फंक्शन जी है जो 1 2 5 से 1 3 पे मैप कर रहा है। सो बी गिवन बाय द एफ फंक्शन है 1 2 3 5 4 1 जो इसकी मैपिंग है, और जी जो फंक्शन है वो उसकी मैपिंग है 1 3 2 3 एंड 5 1। ओके, तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निकालना है राइट डाउन गॉफ। दैट मीन्स कि आपको गॉफ निकालना है। अब देखिए, गॉफ जब आप निकालेंगे तो गॉफ कैसे निकालेंगे, तो गॉफ का मतलब आपको भी पता है कि जब हम गॉफ निकालते हैं या गॉफ ऑफ एक्स बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको सारे फंक्शंस की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर साइड में आपको वन बाई वन बताना चलता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आपको यहां पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू मालूम है 2 दी गई है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपको मालूम है 5 दी गई है, और एफ ऑफ 4 पर आपको वैल्यू कितनी है 1 दी गई। क्योंकि देखिए ये आपका पहला वाला पार्ट होता है डोमेन और दूसरा वाला पार्ट होता है रेंज। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर क्या मतलब होता है 1, 2, इसका मतलब है कि पहला वाला जो एलिमेंट लिखा है वो है डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसका मतलब होता है नेक्स्ट वाले का रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको देखो जो मैपिंग दिखा रही है वो मैपिंग क्या है, देखिए मैं जल्दी से एक डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूं। ये मान लीजिएगा हमारा फंक्शन एफ मैपिंग है। ठीक है, और देखिए यहां पर 1 3 और 4। ठीक है, 1 पर यहां पर जो मैप किया गया है वो है 2, और 3 पर आपको 5 और 4 पर 1। ठीक है, तो ये मैपिंग दी गई है। ठीक है, ये मैपिंग दी गई है। इसी तरह से जी फंक्शन की जो मैपिंग है, जी फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या है, जी फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या दी गई है 1 2 और 5। ठीक है, और यहां पर क्या दिया गया है 1 और 3। तो देखिए 1 पर जो मैप की गई है वो है 3, और 2 पर जो मैप किया गया है वो भी 3, और 5 पर जो मैप किया गया है वो 1। ठीक है, तो अब देखिएगा अब हमको क्या निकालना है, हर एक के लिए निकालना है, जीओएफ निकालना है, तो हम जीओएफ 1 निकालेंगे। ठीक है, जीओएफ 1 का मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए f1 पर हमको क्या वैल्यू है 2, तो इसका मतलब हमको g ऑफ 2 निकालना है। और देखिए यहां पर g ऑफ 2 हमको दिया गया है। अब हम देखें कि g ऑफ 2 कितना दिया गया है, यहां पर हमको g ऑफ 2 हमको दिया गया है 3 दिया गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा g ऑफ 2 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब हमको g ऑफ 3 निकालना है, तो g ऑफ 3 निकालना का मतलब हुआ g ऑफ f ऑफ 3। तो अब देखिए g ऑफ f3 की वैल्यू कितनी दी गई 5, और देखिए g ऑफ 5 हमको निकालना है, तो g ऑफ 5 हमको मतलब हुआ g ऑफ 5 मतलब वही बात है। तो हम देखें g ऑफ 5 पर हमको क्या दिख रहा है, 5 पर हमको क्या दिख रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसी तरह से g ऑफ हमको 4 निकालना होगा। ठीक है, g ऑफ 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4, और g ऑफ f ऑफ 4 पे मतलब 1 मिलेगा, तो क्या मतलब हुआ g ऑफ 1, और g ऑफ 1 पर हमको क्या मिल रहा है, g ऑफ 1 पर हमको क्या मिल रहा है, g ऑफ 1 पर हमको मिल रहा है 3। देखिए आप यहां से देख सकते हो, तो यहां पर g ऑफ 1 की वैल्यू 3 है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं g ऑफ फंक्शन अगर हमने निकाला तो g ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 1, 3। अगर हमने 1 रखा तो क्या मिला 3 मिला, अगर हमने 3 रखा तो क्या मिला हमको 1 मिला, और अगर हमने 4 रखा तो क्या मिला 3 मिला। तो ये इस तरह से हमने जीओएफ निकाल लिया। अब मान लीजिएगा अगर आपसे एफओजी भी पूछा जाए, अगर आपसे ये तो जीओएफ पूछा गया, मान लीजिए अगर आपसे एफओजी पूछा जाए तो इसी तरह से आप एफओजी भी फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी तरह से आएगा और आपसे या तो जीओएफ पूछा जाएगा या फिर आप एफओजी बताएंगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है जीओएफ और एफओजी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ जी एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर शो दैट। आपको क्या पूछा गया है, आपको बताया गया है कि एफ जी एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर रियल टू रियल पे मैप्ड है। शो दैट कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और इसी के तरह से मल्टीप्लाई में एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। दैट मीन्स कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में तीन अब फंक्शंस हैं, उनके साथ में ऑपरेशन किया गया है। मुझे लगता है ये बात अभी आपको क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको पहला वाला बताऊंगा, दूसरा वाला आप स्वयं करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में मैं मान लेता हूं, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं जो भी फंक्शन हमको दिया गया है एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू, आपको प्रूफ क्या करना है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सबसे पहले हमको क्या करना है एलएचएस ले लेना है। एलएचएस जब हम लेंगे तो हम कंसीडर करते हैं कि एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी, ठीक है, और एक और लगा लेते हैं ब्रेसेस और ये हो जाएगा ओ एच और क्या लगाते हैं हम हमेशा एक्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी और यहां पर क्या लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा इस एच एक्स को हम एफ के साथ में कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। क्लियर। यहां से ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहां से यहां चलता हूं और देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एफ ऑफ एच ऑफ एक्स लिख दिया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिख दिया। अब देखिएगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ एच और ऐसा लिख सकता हूं एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं इसी तरह से जी ओ एच ऑफ एक्स ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर। इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब इस x को बाहर निकाल देता हूं और मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x। आई थिंक क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच। देखो अब जो चीज हमको निकालनी थी यानी कि देखो एफ ऑफ एच और जी ओ एच हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच और यहां पर ये एक्स बराबर हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा एफ ऑफ एच, ठीक है, प्लस जी ओ एच, ठीक है, और ये लिखा एक्स, ठीक है, एक्स लगाया तो एक्स हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस हम क्या लिख सकते हैं एफ प्लस जी, ठीक है, ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई वाला भी सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्लियरली आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीओएफ एंड एफओजी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जीओएफ निकालना है और एफओजी निकालना है। आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया गया है एंड जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2। चलिए तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जैसा दिया गया है, दिया क्या गया है, आपको एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, और जी एक्स बराबर भी आपको दिया गया है। जी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, मॉड के अंदर 5x माइनस 2। सबसे पहले आपको निकालना है, मान लीजिएगा जीओएफ निकालना है, तो इसका मतलब जी ऑफ क्या निकालना है,
एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे एक सवाल डिस्कस किया था। तो देखिए जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी ऑफ और मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स कहां पे रखोगे, एक्स की जगह पर रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्स की जगह पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 और उसका मॉड। तो अब देखो यहां पर इसको क्या ले सकते हो, इसको यहां पर ले सकते हो। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो यहां पर तुम, 5 ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा बराबर आ गया जी ओ एफ, क्या आ गया, कितना आ गया, 5 ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम एफओजी निकाल लेते हैं, तो देखो एफओजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एफओजी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, एफओजी के लिए मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही करना होगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब वैल्यू कितनी दी गई है, 5x माइनस 2 मॉड के अंदर। ठीक है, 5x माइनस 2। अब इसी बात को आप कहां रख दोगे, मॉड ऑफ एक्स के अंदर रख दोगे, तो इसको क्या बोलोगे आप, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये हो जाएगा। और मॉड का मॉड कितना होता है आपको भी पता है, 5x माइनस 2। ठीक है, एक मॉड आ जाएगा, एक मॉड हट जाएगा। तो ये तो मेरा आ गया, क्या आ गया, ये आ गया मेरा जीओएफ और ये मेरा आ गया एफओजी। ठीक है, तो मैंने इस तरह से पहले वाले के लिए क्या निकाल लिया, एफओजी निकाल लिया और जीओएफ निकाल लिया, यानी पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से करेंगे। हमारे पास एफ एक्स पता है और हमको जी एक्स पता है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एफओजी निकाल लेते हैं। एफओजी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एफओजी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम अगर देखें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही करना होगा। तो अब देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, एक्स की पावर 1/3। ठीक है ना, कितनी दी गई है, एफ एक्स की पावर 1/3। तो मैं यहां पर ऐसा लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3। अब ये कहां पुट करना है हमको, यहां पर पुट करना है। ठीक है, कहां पर पुट करना है, एक्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 और x की पावर 1/3 उसकी पावर 3। तो देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8 ऑफ x निकलेगा। इसी तरह से अगर हमको जीओएफ निकालना है तो जीओएफ के लिए क्या करना, जीओ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स, यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8x³ और ये कहां पुट करना है, यहां पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ 8x³। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा और यहां पर अगर हम रखेंगे तो 8x³ की पावर 1/3 ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर जब इसका तो वो लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 ऑफ x हो जाएगा। सॉरी ये हो जाएगा, इसका जब आप क्यूब रूट निकालोगे, एक्चुअल में ये क्यूब रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, क्योंकि इसको हम जो x की पावर 1/3 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है ना, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंडेक्स के फॉर्म में 1/3। तो यहां पर एफओजी भी आ गया और जीओएफ दोनों हमारे फाइंड आउट हो गए। ओके, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आपको जीओएफ और एफओजी में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th। चलिए एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है 4x + 3। ठीक है, 4x + 3 आपको क्वेश्चन दिया में क्या दिया गया है, 4x + 3 एफ एक्स, है ना। अच्छा, अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि आपको ये तो एफ एक्स दिया गया है और क्या बोला है, एक्स की वैल्यू 2/3 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये डोमेन है अब इस फंक्शन की। ठीक है, ये आप पुट नहीं कर सकते। अब आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स ये निकालना है, यानी शो दैट, यानी प्रूफ करके लेके आना है। फॉर ऑल दिस व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, मतलब आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको एफ ओ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। क्लियर। तो देखिए आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ये तो मुझे फंक्शन दिया गया है और जहां पर मुझसे कहा गया है x की वैल्यू 2/3 आप पुट नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको निकालना है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही लिखूंगा। और मैं इसमें क्या लिखूंगा, एफ एक्स की वैल्यू डालूंगा तो एफ की वैल्यू लिखूंगा मैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यही लिखूंगा मैं। अब देखिएगा यहाँ पे बड़ा इक्वल टू में, अब देखो इस वाली वैल्यू को कहां डालना है, इसके x की वैल्यू में डालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए डालते हैं हम लोग, और यहां पर ये लिखा मैंने 4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। ये मैंने कर दिया प्लस 3 अपॉन, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहां पर भी सेम एज 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ पर 4। अब मैं यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई ये एलसीएम लेके कर लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ से यार ये नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, 16x प्लस 12, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 18x, ठीक है, माइनस 12, क्लियर, अपॉन ये हो जाएगा कितना 24x, ठीक है, प्लस 18, और ये हो जाएगा माइनस का 24x, ठीक है, प्लस का 16। अब देखिएगा ये 24x कैंसिल, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कितना आएगा, यहां पर ये आ जाएगा 34x अपॉन 34, तो ये कि 34 से 34 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला मुझे यहाँ पर x मिला। तो अब एक चीज आपने देखी कि यहां पर जो मुझे FOF ऑफ x मिला वो कितना मिला, x मिला फॉर ऑल कब, जब x की वैल्यू 2/3 आपने पुट नहीं की थी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि FOF करने पर हमको क्या मिला, आइडेंटिटी मिला। जब आइडेंटिटी मिला दैट मीन्स कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और जब फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि hence the given function f is invertible, ठीक है, invertible, and the inverse of f is itself, ठीक है, itself, ओके, itself है, ठीक है। तो ये तो आपको इनवर्स निकालना है और FOF निकालना है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आपको FX दिया गया है, आपको FOF निकालना है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा f ऑफ FX, और f की वैल्यू आप 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 कहां डाल देंगे, fx के x की वैल्यू में डाल देंगे, तो आप FOF आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर FOF निकालने पर x आ जाए, या जो x आ गया मतलब कि जो भी आपने निकाला है, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं जब भी इनवर्स हम निकालते हैं। इनवर्स निकालने की पहली कंडीशन है कि अगर दिया गया फंक्शन 1 है, ठीक है, 1 होने के साथ साथ दिया हुआ फंक्शन पहली कंडीशन, और सेकंड कंडीशन ऑन टू, अगर दिया हुआ फंक्शन 1 और ऑन टू है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। और जो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो फंक्शन 1 और ऑन टू मैपिंग रखता ही होगा, ये श्योर है, ठीक है, ये 100% श्योर है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा कि अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन दिया गया है दैट मींस कि वो 1 और ऑन टू मैपिंग रखता है, और अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू मैपिंग रखता है तो डेफिनेटली उस फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। क्लियर। अब मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है वो भी हम इसके साथ में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोला है, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्सेस, ठीक है। नंबर 1 आपको क्वेश्चन दिया गया है एफ मैप्ड क्या दिया गया है,
कि 1 3 4 से 10 पे है। विथ आपको एक फंक्शन भी दिया गया है, f1 पे 10 मिला, 2 पे 10 मिला, 3 पे भी 10 मिला, 4 पे भी 10, क्योंकि आपकी जो मैपिंग दी गई है उसके हिसाब से जो भी आपने इनपुट्स रखे उसके करस्पॉन्डिंग आपको रेंज जो है वो 10 मिली है। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात यहां पर देख पा रहे हो कि जब आपको जो फंक्शन दिया गया है उसमें 1 10 2 10 3 10 4 10 मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो मैपिंग है, देखिए मैं आपको यहां पर एक मैपिंग के माध्यम से सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले ये बात की है कि अगर दिया हुआ फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो वो डेफिनेटली उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम एक सिंपल सी बात देखें कि यहां पर जो हमको दिया गया है कि जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और यहां पर ये 10 है। सभी की मैपिंग कहां पड़ रही है, 10 पे पड़ रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग दी गई है फंक्शन f के लिए, तो ये मैपिंग जो है वो क्या है, सबसे पहली बात तो याद रखिए कौन सा है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। अब अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो उस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकता। ठीक है, मानी कि आपको f1 बराबर f2 बराबर f3 बराबर f4 और सभी पर आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब इस फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। बात समझ में अब आ गई होगी। आपको स्टेट विथ रीजन लिखना है तो आप बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए 1 1 फंक्शन नहीं है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है, देखिए ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है क्योंकि मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। और सेकंड नंबर में आपको क्या कहा गया है, जी का मैप्ड है, जी कहां से मैप्ड है, जी किस पर मैप्ड है, देखिए जी मैप्ड है 5 6 7 8 2 1 2 3 4 पे। ठीक है, विथ अब देखिए यहां पर जी 5 4 6 3 7 4 8 2, तो सबसे पहले हम इसकी मैपिंग चेक करते हैं। ठीक है, अब मैपिंग चेक करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि जो भी आपको दिया गया है, जैसे सपोज दैट आपको ये मैप दिया गया है, ठीक है, ये आपको मैप दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, यहां पर आप एलिमेंट्स लिख लीजिएगा 5 6 7 और यहां पर मान लीजिएगा ये 4 है। ठीक है, ये ऐसा है। ओके, तो 5 6 7 4 दिया गया है। अब देखिएगा सभी पे आपको जो मैपिंग दी गई है 4 है 3 है ना, और 4 2। ठीक है, ये दिया गया। अब देखो 5 पे आपको क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा है, 5 पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, 5 पे क्या मिल रहा है, यहां पर देखिए 4 नहीं आएगा, यहां पर 5 को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और 6 पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, 7 पे क्या मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है, फिर 4 पे क्या मिल रहा है, 8 है, सॉरी 8 है, तो 8 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब आपको सीधी सी बात है कि g ऑफ 5 पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और g ऑफ 7 पर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है ये भी मैनी वन है। ठीक है, ये भी मैनी वन फंक्शन है, दैट मीन्स कि इस फंक्शन का भी हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, तो थर्ड वाले में देखिए h ये जो दिया गया इससे इस पे मैप्ड है। अब इसमें h पे देखो यहां पर आपको h ऑफ 2 कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, h ऑफ 3 कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, और देखो h ऑफ 4 में कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और h ऑफ 5 पे कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो h है वो 1 1 है। ठीक है, दूसरी बात h क्या है, ऑन टू है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बच रहा हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बच रहा हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। देखो हम आपको मैपिंग बता रहे हैं, देखो ये है आपको 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसमें 7 9 11 13 आपको दिया गया हुआ है, 7 9 11 और 13 ये दिया गया है। अब देखो 7 9 11 13 दिया गया, तो देखो 2 से कितने पे जा रहा है, ये 2 से कितने पे जा रहा है, ये 2 से कितने पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, 2 से कितने पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है।
3 से 9 पे जा रहा है, 4 पे, 11 पे, 5 पे, 13। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये 1 1 भी है और ऑन टू कोई एलिमेंट इसमें बच नहीं रहा है। जबकि सेकंड वाले में क्या हो रहा था कि जो मैपिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, एक तो मैनी 1 है, दूसरी बात ऑन टू नहीं, ठीक है ना। यानी ना तो ये वाला फंक्शन क्या है 1 1 है और ना ही ऑन टू है। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट शायद मैं गलती से छोड़ गया होगा, 1 भी था जो कि किसी से मैप्ड नहीं था, 1 किसी से मैप्ड नहीं था। तो ये जो फंक्शन, तो इस तरह से सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ही सिर्फ ऐसा है जो 1 1 और ऑन टू मैपिंग रखता है। तो ये फंक्शन जो h है वो 1 1 भी है और h जो है वो ऑन टू भी है, ठीक है। तो h जो है वो इन्वर्टिबल है और इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो h का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। लेट f mapped x to y be a function, define a relation r in x given by, आपको एक रिलेशन दिया गया है r equals to a comma b such that fa equals to fb. So examine if r is an equivalence relation. ओके, सो अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो अभी हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन है, तो अब देखिए यहाँ पर f जो है वो किस पर मैप्ड है, f जो है वो मैप्ड है x टू y पे मैप्ड है, ठीक है। ये तो बात समझ में मुझे लगता आ गई होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको तीनों चीजें बतानी। इक्विवेलेंस रिलेशन की नंबर 1 आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव की जब आपको प्रूफ करना है तो आप क्या कहोगे, फॉर एवरी क्या कहोगे, फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल X, क्योंकि एक फंक्शन है कैपिटल X तो उसमें एक सेट में होगा, तो आप क्या कहोगे a बिलोंग किस में करना चाहिए, R में होना चाहिए। दैट मीन्स आप क्या कहोगे f ऑफ a बराबर f ऑफ a। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, अब आपको सिमेट्रिविटी चेक करना है, तो सिमेट्रिविटी क्या करना है, सिमेट्रिविटी के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, a कॉमा b बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। जब अगर ये बिलोंग करेगा तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं f ऑफ b बराबर f ऑफ a। अगर f ऑफ b बराबर f ऑफ a है तो हम क्या कह सकते हैं कि b कॉमा a बिलोंग करेगा R में, यानी रिलेशन में बिलोंग करेगा। जब रिलेशन में बिलोंग करेगा दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अब अगर हमको ट्रांसिटिविटी चेक करनी है तो ट्रांसिटिविटी के लिए आप बिल्कुल सिंपल सी बात समझिएगा कि a कॉमा b आपने मान लिया बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड b कॉमा c बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो हम क्या बता सकते हैं, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर fa बराबर fb के होगा, एंड हम कह सकते हैं f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ c के हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाई आप क्या कह सकते हो, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ c, और जब f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ c हो जाएगा तो हम कह सकते हैं a कॉमा c बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो विच इंप्लाइज कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर ये प्रूफ हो गया R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में मैं आपको रिमाइंड करा दूं, नंबर 1 प्रॉपर्टी आपको चेक करनी होती है रिफ्लेक्सिव की, नंबर 2 प्रॉपर्टी आपको चेक करनी होती है सिमेट्रिक की, और नंबर 3 प्रॉपर्टी आपको चेक करनी होती है ट्रांसिटिविटी की। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस इन अ सेट A, शो दैट कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिए गए हैं सेट A पर, और आपको कहा गया है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलिए
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमने मान लिया कि हमारे पास में जो दो रिलेशंस हैं यानी R1 एंड R2 क्या है, R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब अगर हमने ये बात मान ली तो हम कह सकते हैं कि A, A किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, एंड A, A जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, R2 में बिलोंग कर रहा है। अगर फॉर एवरी एलिमेंट जबकि A बिलोंग्स टू A, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाई हम कह सकते हैं कि A, जो है वो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो ये हमारा हम जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फॉर एवरी बिलोंग, ठीक है, ए है ना, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो हमने बता दी, दूसरी कंडीशन हम क्या बताएंगे, सिमेट्रिसिटी की बताएंगे। अब सिमेट्रिसिटी के बताने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, हमको बताना होगा कि दो एलिमेंट हैं A, B जो कि बिलोंग किस में कर रहे हैं, R1 में। ठीक है, A, B बिलोंग कर रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों के लिए ले लेता हूं मैं, R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए ले लेता हूं। ठीक है, तो हमको क्या बताना होगा, मतलब कि ये कि अगर A, B बिलोंग कर रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो हम कहेंगे कि A, B बिलोंग कर रहा है R1 में, एंड A, B बिलोंग कर रहा है किसमें, R2 में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज हम क्या बात कहेंगे कि B, A जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, R1 में, एंड B, A बिलोंग करेगा R2 में। ठीक है, ओके, तो ये क्या कहेंगे हम, दिस इंप्लाइज B, A बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। क्लियर। इसी तरह से अब हम थर्ड नंबर पर आते हैं, और थर्ड नंबर में हमको प्रूफ करना है ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या देखना होगा, देखिए बिल्कुल क्लियर है, A, B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। ठीक है, एंड B, C बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज हम ये बात कहें कि अगर A, C बिलोंग कर रहा है R1 में, ठीक है, एंड A, C बिलोंग कर रहा है R2 में, तो हम ये बात कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज A, C भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। क्लियर हो गई बात। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यस, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सो हम कह सकते हैं कि यस, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप कि अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन बातें, नंबर 1 पहली बात रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, और नंबर 3 ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट R be a relation on the set A of ordered pairs of positive integers defined by x, y related to u, v if and only if x, v बराबर y, u show that कि R is an equivalence relation। आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्स में इसी तरह के पूछे जाते हैं, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं।
आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली समझिएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के फॉर्म में बुक्स में दिए गए हैं, आप उनको लगाइएगा। और जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं आप उसको बहुत ही फोकस करिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर आपको क्लियरली एक चीज क्या दी गई है, आपको x y क्या रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, x किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, u b से। एक तो ये दिया गया है आपको, और आपको क्या कंडीशन दी गई है, x v बराबर y u की। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या चीज चेक करनी है, नंबर एक रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। जब रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी होती है तो आपको मालूम है कि a बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, यही होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, x y रिलेटेड टू x y। अगर ये बात है तो हम क्या कहेंगे, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू a। ठीक है, जब x y बिलोंग्स टू a तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, x y बराबर y ऑफ x। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई होगी, x y बराबर y x। सो हम क्या कह सकते हैं, r जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब नंबर टू बात ये है कि आपको बताना है कि अब फर्दर जो भी हम निकालने वाले हैं वो है सिमेट्रिविटी। सिमेट्रिविटी में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि आप क्या कहेंगे, यहां पर x y रिलेटेड है किससे, u v से। अगर ये रिलेटेड u v से है तो जो आपको कंडीशन दी गई है x v बराबर y u, यही होगी, होगी नहीं होगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि y u बराबर x v। और अगर हम ये बात कह रहे हैं कि u बराबर vx, ठीक है, या uy बराबर xv, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि u b रिलेटेड है x y से। दैट मीन्स कि जो रिलेशन है आपको वो क्या है, वो क्या दिया गया है, r इज सिमेट्रिक। क्या दिया गया है, r इज सिमेट्रिक। क्लियर। अब तीसरी बात आपको क्या बतानी है, तीसरी बात आपको बतानी है ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी कैसे बताएंगे आप, देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा यहां पर। और ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्स वाई रिलेटेड किससे है, यू वी से। ठीक है, एंड यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, यूवी रिलेटेड है किससे, ए कॉमा बी से। ठीक है, ये रिलेटेड है। तो अब मैं यहां पर एक और चीज, यहां पर हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं कि आपको क्या दिया गया है, एक्स वी बराबर वायु दिया गया है, एंड आपको क्या दिया जाएगा, क्या दिया गया है, यूवी बराबर वी ए मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर जो एक्स वी है, एक्स वी के साथ में एक देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ए वाई यू से दोनों ओर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ए वाई यू से। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिएगा यहां पर, अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं देखिए ये लिखा हुआ है यू बी बराबर वी ए लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं यहां से ए वाई यू की अगर वैल्यू निकालूंगा, ए वाई यू की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, बी वाई बी मिलेगा मुझे यहां पर बी वाई ए। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर ये करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं अब यहां पर ये करूंगा, ये हो जाएगा एक्स वी, और ये क्या मिलेगा मुझे, बी वाई बी बराबर क्या मिलेगा मुझे यहां पर मिलेगा वाई यू और ए अपॉन यू। तो ये देखिए यहां से मैंने u और u कैंसिल किया, यहां से मैंने v और v कैंसिल किया, तो मुझे क्या मिला, एक्स बी बराबर वाई। ठीक है, यहां पे मुझे क्या मिला, एक्स बी बराबर वाई ए। तो दैट मीन्स कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं कि मुझे क्या मिला था, एक्स बी बराबर वाई ए मिलेगा। और जब मुझे ये मिलेगा तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर कि हेंस एक्स बाय रिलेटेड है किससे, ए कॉमा बी से। दैट मीन्स कि आपको क्या मिलेगा यहां पर,
दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई रिलेटेड टू ए कॉमा बी। दैट मीन्स कि आप आर जो है क्या कह सकते हो, ट्रांजिटिव कह सकते हो। जब आर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो आर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है कि लेट एक्स इक्वल्स टू, आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको एक सेट दिया गया है। लेट, अब R1 एक रिलेशन दिया गया है, R1 बी ऑन द रिलेशन इन X, एक रिलेशन X पर बनाया गया है, गिवन बाय कि R1 इक्वल्स टू X कॉमा बाय सच दैट कि X माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हमने एक रिलेशन एक ऐसा लिया है जिसमें x माइनस वाई कर दें तो डिविजिबल बाई क्या मिल जाए हमको, 3 मिल जाए। ठीक है, दूसरा R2 जो रिलेशन है वो अनदर रिलेशन ऑन द x, दूसरा रिलेशन x है, वो क्या है कि x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई सबसेट 1 4 7, जो x और y हम लेंगे वो क्या है, सबसेट है 1 4 7। मतलब x कॉमा वाई अगर हमने लिया दैट मीन्स कि x माइनस वाई अगर हमने किया, जस्ट सपोज दैट कि अगर हमने 1 4 और 7 में क्या बोला, x कॉमा वाई, और ये बोला सबसेट, दैट मीन्स कि अगर हमने 4 माइनस 1 किया तो वो भी 3 से डिविजिबल है, 7 माइनस 4 किया तो वो भी 3 से डिविजिबल है, या 7 माइनस 1 किया तो वो भी 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि x कॉमा वाई सबसेट है 1 4 7 से, और इसी तरह से x कॉमा वाई जो है वो सबसेट है 2 5 8 से, और इसी तरह से x कॉमा वाई 3 6 9 का सबसेट है। अब आपको सो दैट ये करना है कि R1 बराबर R2। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम R1 बराबर R2 प्रूफ करते हैं तो हमको नंबर 1 दिखाना होता है कि R1 सबसेट हो R2 के, और नंबर 2 ये दिखाना होता है R2 सबसेट हो R1 के, तभी हम कह सकते हैं कि R1 बराबर R2 के होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 में जो हमने एक्स वाई का डिफरेंस लिया है वो डिफरेंस किससे, देखो ये भी डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है, ये भी डिविजिबल बाई 3 है। अगर हमने x माइनस वाई किया तो ये भी डिविजिबल बाई 3 है। अगर हमने क्या किया, x माइनस वाई किया, किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, मतलब आप सीधी सी बात कह रहे हो कि 1 4 7 ठीक है, और 2 5 8, ठीक है, ये 2 5 8 और 3 6 9, ठीक है, ये सभी जो हैं इसमें जो x माइनस वाई करोगे वो क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। यही कहना चाह रहे हो ना, समझ में आ रही बात। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये अब इसको x कॉमा वाई रिलेशन की फॉर्म में समझते हैं। x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है अगर R1 में, तो हम ये बात कह सकते हैं x माइनस वाई इज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 है। अच्छा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं x कॉमा वाई इज सबसेट ऑफ 1 4 7 और x कॉमा वाई सबसेट ऑफ 2 5 8, और हम क्या कह सकते हैं, x कॉमा वाई सबसेट ऑफ 3 6 9 के। क्लियर। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है R2 में। किसमें बिलोंग कर रहा है, R2 में। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस R1 इज सबसेट ऑफ R2। जब हमने ये बात कह दी तो हम सिमिलरली अब एक और बात कह सकते हैं। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि x कॉमा वाई ये यहाँ पर करली ब्रेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ये करली ब्रेसेस ही हैं, सबसेट ऑफ बिलोंग्स टू R2। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x कॉमा वाई, दिस इंप्लाइज कि x कॉमा वाई किसके सबसेट है 1 4 7, ठीक है, और x कॉमा वाई सबसेट ऑफ 2 5 8, ठीक है, और x कॉमा वाई सबसेट ऑफ 3 6 9 के। ठीक है, ये बात हो गई।
ये बात हो गई। दिस implies कि x minus y is x divisible by 3, यही होगा ना। मतलब that means कि आप क्या कह रहे हो, x y belongs to R1, ठीक है। that means कि आप क्या कह रहे हो, R2 सबसेट है R1 के। अब अगर R1 सबसेट है R2 के और R2 सबसेट है R1 के, तो आप कह सकते हो कि यस R1 बराबर R2 के, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आमतौर पर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं इनको एक बार अच्छे से आप फिर से देखिएगा। मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मेरी क्लास 20 से देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बेहतर समझना है तो पहले आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को जितनी भी हो चुकी हैं 1 by 1 अगर आप देखेंगे और फिर इस क्लास को देखेंगे, तो मुझे लगता है आप इस क्लास में सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक जो है ये फिनिश हुआ है अब। और रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत ही टफ लगता है। मुझे लगता है सबसे आसान टॉपिक अगर मैथ्स में कोई है तो रिलेशन एंड फंक्शन, उससे अच्छा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। और ये जो रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है, कैलकुलस पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बेस है कैलकुलस का, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस टॉपिक पे बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस करिएगा, इसको समझिएगा। अब मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।